वेलकम फ्रेंड्स। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है डी सब्लिमेशन। जी हाँ, जिसको हम डिपोजिशन भी कहते हैं। इसको हम सामान्य मतलब हिंदी भाषा में निक्षेपण भी कहा जाता है इसे। तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि डी सब्लिमेशन होता क्या है, इसका इस्तेमाल क्या होता है, कैसे होता है और हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम प्यारी सी डी सब्लिमेशन की एक डिफिनेशन समझ लेते हैं दोबारा से, है कि नहीं। ये भी सब्लिमेशन के तीसरे पार्ट का ही हिस्सा है। जी हाँ, डी सब्लिमेशन। तो असल में इसकी डिफिनेशन क्या होती है, सब्लिमेशन का उल्टा। सब्लिमेशन में क्या होता है, एक बार फिर से दोहराते हैं, है ना। इस सब्लिमेशन में हम पढ़े होंगे कि अगर कोई सॉलिड, है ना, अगर कोई सॉलिड बिना लिक्विड में चेंज हुए डायरेक्ट अगर गैस में चेंज होता है तो इस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं। और इसी का उल्टा होता है डिसब्लिमेशन। अगर कोई गैस डायरेक्ट क्या होता है, अगर कोई गैस बिना लिक्विड कंडीशन में, बिना लिक्विड स्टेट में चेंज हुए डायरेक्ट सॉलिड में चेंज होता है तो इस प्रोसेस को हम डीसब्लिमेशन या डिपोजिशन प्रोसेस कहते हैं। याद रखो, ये एक प्रोसेस है। ये भी दो प्रकार के हो सकते हैं। कैसे? एक नेचुरल, जो प्राकृतिक तौर पर होते हैं, जैसे पहाड़ों पर बर्फ का जमना। कैसे? अब आप जानते होंगे ना, हवा में नमी की मात्रा होती है, हवा में मॉइस्चर होता है कि नहीं। अब ये मॉइस्चर ज़्यादा ऊंचाई पर जाने पर क्या होता है, जब पहाड़ों ज़्यादा ऊंचाई पर जाने पर, हाँ, क्योंकि पहाड़ों के ऊपर का तापमान, टेम्परेचर काफ़ी कम होता है, जिसकी वजह से काफ़ी ऊंचाई पर जो मॉइस्चर होता है, जो वाटर के वेपर होते हैं, वो फ्रीज होना चालू हो जाते हैं, है ना। जिसके वजह से पहाड़ों पर बर्फ जम जाती है, क्योंकि यहाँ पर भी क्या है, जो पानी है वो वेपर फॉर्म में है, मतलब गैसेस स्टेट में है ना। तो ऐसी कंडीशन में इसको भी हम क्या कहते हैं, डीसब्लिमेशन कहते हैं। और यहाँ पर ओलों की वर्षा, आपने देखा होगा, कभी कभी बारिश होती है तो बर्फ के गोले गिरते हैं, है कि नहीं। ये भी क्या है, डीसब्लिमेशन है। क्यों? क्योंकि हमारे जो बादल है वो क्या है, वेपर फॉर्म में है ना, है ना, वेपर फॉर्म में है। अब वो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जब काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर कम हो जाता है तो क्या होता है, बादलों में मौजूद जो छोटी छोटी बूंदें होती हैं, है ना, वो फ्रीज होना चालू हो जाती है, वो क्रिस्टलाइज होना चालू हो जाती है। क्योंकि पानी की खासियत क्या होती है, प्रॉपर्टीज होती है कि वो ज़्यादा टेम्परेचर पर, हाँ, ज़्यादा टेम्परेचर नहीं, ज़्यादा कम टेम्परेचर पर क्या होता है, वो क्रिस्टल बनाने लगता है। अब जब धीरे धीरे वो क्रिस्टल बनने लगेगा तो उससे जितने भी छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स हैं जो पानी बादल में मौजूद हैं वो टच होंगे, वो भी क्या होंगे, उसी क्रिस्टल में ज्वाइन होते चले जाएंगे, जिससे वो क्या होता है, धीरे धीरे बड़ा होकर बर्फ के गोलों का रूप, जिसको हम ओले भी कहते हैं, ले लेता है। अब ये जब वो अब ये जब काफी बड़े हो जाते हैं, हाँ, तो ग्रेविटी अपना असर दिखाती है और ये सीधे नीचे गिरते हैं, जिसको हम कहते हैं बर्फबारी हो रही है ना। और तीसरी चीजें हैं खिड़कियों पर बर्फ का जमना। जमी नहीं, खिड़कियों पर ज्यादातर ठंडे जो इलाके बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं, जैसे हमारे उत्तर भारत का एरिया, हाँ, हम अगर नॉर्थ की तरफ चले जाते हैं भारत में, हम जानते हैं नॉर्थ की तरफ जाते जाते क्या होगा, ऊंचाई बढ़ती जाएगी, है ना, जिसकी वजह से वहाँ का इलाका काफ़ी ठंडा होता जाएगा। ऐसे में होता क्या है, क्योंकि जो खिड़कियों के फ्रेम होते हैं, जो मेटल के फ्रेम होते हैं, ठीक है, उन पर भी आप देखोगे बर्फ बहुत जल्दी जम जाती है। क्यों? क्योंकि मेटल की प्रॉपर्टी होती है, वो जितनी जल्दी ठंडे हो जाएंगे उतनी जल्दी गर्म भी हो जाते हैं। अब यहाँ पर होता क्या है, असल में जब हवा मेटल से टकराती रहती है खिड़कियों के, तो मेटल की जितनी भी हीट है, एनर्जी है, वो निकाल लेती है, जिसकी वजह से मेटल बहुत ठंडे हो जाते हैं। अब ऐसी कंडीशन में हवा में जो मौजूद वेपर होते हैं, ठीक है, पानी के जो वेपर होते हैं, जब ये मेटल से टकराते हैं खिड़कियों से, तो ये क्रिस्टल में बदल जाते हैं, जो धीरे 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 इकट्ठा होते होते पूरी खिड़की क्या होती है, बर्फ से ढक जाती है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ये भी क्या है, डीसब्लिमेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी पानी वेपर फॉर्म में है कि नहीं। अब वो वेपर से डायरेक्ट क्या हुआ, सॉलिड में चेंज हुआ, ये भी है नेचुरल डीसब्लिमेशन। ठीक। अब दूसरी बात, सॉरी, चौथी बात आ जाती है लैम्प ब्लैक। अब लैम्प ब्लैक क्या होता है, सामान्य लैंग्वेज में अगर इसको कहें, कॉमन लैंग्वेज में, तो ये होता है कालिक। हाँ, काजल बनाने के लिए पहले क्या किया जाता था, दिया जलाकर उसके ऊपर किसी ढक्कन से, मिट्टी के ढक्कन से उसको ढक दिया जाता था, जिससे उस दिए का, ठीक है, वो जो फ्लेम होती थी उसमें से जितना भी कार्बन निकलता था ऊपर इकट्ठा हो जाता था, है कि नहीं। और उसका इस्तेमाल कालीन के तौर पे करते थे। अब असल में जब दिया जल रहा है ना, तो वो क्या हो रहा है, उसमें से गैस निकल रही है कि नहीं। अब वो कार्बन गैस स्टेट से क्या होता है, जब मिट्टी से टकराता है, हाँ, मिट्टी के बर्तन से या किसी भी चीज से टकराता है, आप देखे होंगे, अगर किसी कमरे में आग जल रही है, हाँ, या मान लो एक मोमबत्ती भी अगर हम जला कर रख देते हैं, तो जिस सतह से टकराएगा उस पर धीरे 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 कार्बन जमता जाता है ना, काला काला। वो क्या होता है, असल में कालिक होता है, उसी कालिक को लैम्प ब्लैक कहते हैं।
अब ये प्रोसेस सिर्फ यही नहीं होता है, ये फैक्ट्रियों में भी होता है। फैक्ट्रियों में क्या करते हैं, हमारे इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा मात्रा में काली मतलब लैम्प ब्लैक पहुंच ना जाए, जो हमारे लिए काफ़ी हार्मफुल है। तो उसके लिए क्या करते हैं, जो चिमनियाँ बनी होती हैं, आप देखे होंगे जो ईंट के भट्टे होते हैं, हाँ, या ऐसी फैक्ट्रियाँ जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आग की ज़रूरत होती है कि नहीं। तो ऐसे में या लकड़ी जलाया जाता है, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बन हवा में ना पहुंच जाए, इसके लिए क्या करते हैं, चिमनियाँ बनाते हैं। अब चिमनियों में ऊपर की ओर इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। अब इन इलेक्ट्रोडों में जब करंट दौड़ता है, क्योंकि कार्बन की खास बात क्या होती है कि इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो जितना भी कार्बन धुएं में मौजूद होता है, मतलब वेपर फॉर्म में होता है, वो क्या होता है, वो इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होकर वहां पर इकट्ठा हो जाता है, जिससे जो हवा होती है ना चिमनियों से निकलने वाली, वो काफी हद तक, जी हाँ पूरी तरह से नहीं, काफी हद तक साफ हो जाती है। और इस प्रोसेस को भी क्यों, क्योंकि यहाँ पर गैस से सॉलिड में बदला गया है कि नहीं, इस प्रोसेस को भी हम डीसब्लिमेशन में रखते हैं। अब उसका इस्तेमाल, अब देखो अगला पॉइंट है क्या, होम फ्रीजिंग या होम फ्रीजर में। अब यहाँ पर कैसे, देखो यहाँ पर होम फ्रीजर में आपने देखा होगा, या बर्फ खरीदने गए होगे, आइसक्रीम खरीदने गए होगे, है ना, आइसक्रीम खरीदने गए होगे, तो वो जब फ्रीजर खोलता है तो ऐसा थोड़ी ना फ्रीजर के अंदर पानी रखता है, जब वो बर्फ, हाँ, आइसक्रीम को रखता है, तो आइसक्रीम में जो मॉइस्चर होता है ना, आइसक्रीम में जो मॉइस्चर होता है वो क्या है, वेपर फॉर्म में, उसमें से देखियो आइसक्रीम में से धुआं निकलता रहता है, हल्का सा धुएं जैसा वेपर, वो क्या होता है, वाटर के वेपर ही तो होते हैं। अब फ्रीजर के अंदर जो उसके अंदर का जो केमिकल होता है, हाँ, जो रेफ्रिजरेंट होता है, वो इतना ज्यादा उसको ठंडा कर देता है कि वो वेपर से डायरेक्ट क्या होते हैं, सॉलिड में बदल जाते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पर ये प्रोसेस क्या हुआ, डीसब्लिमेशन हुआ। जी हाँ, याद रखो, अगर पानी के वेपर को डायरेक्ट फ्रीज किया गया है तो ये प्रोसेस डीसब्लिमेशन है। ऐसा हमको घरों में जो फ्रीजर होता है या मार्केट में जो फ्रीजर होता है उसमें देखने को मिलता है। लेकिन हाँ, यहाँ पर लगभग दोनों ही प्रोसेस होते हैं, सब्लिमेशन भी और डीसब्लिमेशन भी, ठीक है। अब देखो कैसे, यहाँ पर सब्लिमेशन कैसे हुआ, कभी आप बर्फ के टुकड़े को हाथ में लो, आप देखो उसमें से वेपर मतलब धुएं जैसा निकलता रहता है ना, वो क्या है, सब्लिमेशन। क्यों, क्योंकि सॉलिड से काफी मात्रा में क्या है, जो वेपर है वो ऐसे ही निकल रहे हैं बिना लिक्विड कंडीशन में चेंज हुए, है कि नहीं। तो बर्फ क्या है, ये सब्लिमेशन का भी एक अच्छा एग्जाम्पल है। अब उसी जो वेपर जो बर्फ से निकल रहे हैं उसी को दोबारा हम फ्रीज कर देते हैं, दोबारा आइस में चेंज कर देते हैं डायरेक्ट, तो क्या होगा, वो डी सब्लिमेशन का भी एक अच्छा एग्जाम्पल हो जाएगा। अब तीसरी सॉरी छठवीं चीज आ जाती है, थोड़ी गिनती में प्रॉब्लम हो गई। छठवीं चीज जो आ जाती है, धूप के चश्मे। आपने देखा होगा जो सन ग्लासेस आते हैं, उनके जो ग्लास होते हैं, है ना, उनके ग्लास में एक खास प्रकार की चमक होती है, जिससे जब हम उसको पहनते हैं तो हमारे आंखों पे सनलाइट ज़्यादा नहीं पड़ती है, या वो हमें अल्ट्रा वायलेट लाइट से, हाँ, अल्ट्रा वायलेट लाइट यहाँ पर दो प्रकार की होती है, वैसे तो दो तीन प्रकार की होगी, लेकिन यहाँ पर दो खास प्रकार की अल्ट्रा वायलेट लाइट है जो हमारी आंखों को ज़्यादा डैमेज करती है, जिसमें से ए और बी, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट लाइट को माना जाता है। तो ऐसे में जो ग्लासेस होते हैं चश्मे के, ठीक है, वो ग्लासेस में खास तौर पे प्लेटिंग की जाती है मेटल्स की, क्या, हाँ सही सुने हो, मेटल की प्लेटिंग की जाती है। अब कैसे, यहाँ पर क्या किया जाता है, एक चेम्बर होता है, ठीक है, एक चेम्बर होता है, ऊपर की तरफ, हाँ, एक जाली जैसा, हाँ, जाली जैसा फ्रेम लगा होता है, जिसमें क्या करते हैं, चश्मे के जो ग्लासेस होते हैं उनको यहाँ पर फिक्स कर देते हैं, ऊपर फिक्स कर देते हैं, और नीचे दो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। अब इन इलेक्ट्रोडों के बीच में क्या करते हैं, मेटल को रखते हैं, जिस मेटल की इस पर लेयर चढ़ानी होती है। अब ऐसी कंडीशन में मेटल में इतनी ज्यादा पावर, इतनी ज्यादा एनर्जी देते हैं, इतनी ज्यादा आर्क प्रोड्यूस करते हैं कि वो मेटल क्या होता है, इतना ज्यादा हीट हो जाता है कि वो डायरेक्ट सॉलिड से वेपर में चेंज हो जाता है। अब आप सोच रहे हो कि मेटल भी वेपर में चेंज हो सकता है, हाँ, अगर बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पर आर्क दी जाए, मतलब बिजली, आर्क जानते हो, कभी बिजली चमकते देखे हो, तो उसकी जो चमक होती है, या दो तार जब आपस में स्पार्क होते हैं तो उसकी स्पार्क को देखे हो, हाँ, चमक, वो क्या होता है, वो आर्क कहा जाता है, ठीक है। तो ऐसे में कंफ्यूज मत होना। तो यहाँ पर भी बहुत हाई वोल्टेज, इतनी हाई वोल्टेज दी जाती है कि वो जो वेपर होता है, सॉरी मेटल होता है, वो वेपर में चेंज हो जाता है। अब क्योंकि वेपर क्या है, गैस है, और गैस ऊपर की ओर उठती है, तो यहाँ पर जो गैसेस है मेटल की, वो क्या होती है, इन ग्लास के, हाँ, नीचे की तरफ पूरी एक कवर, एक लेयर बना लेती है। ये लेयर ही हमें क्या करती है, सनलाइट से बचाती है। जो ओरिजिनल धूप के चश्मे होंगे जो काफी महंगे मिलते हैं, जी हाँ, बहुत से सस्ते नहीं मिलते, असल में सस्ता मिलने का रीजन ये है कि उनके लिए जो इस मेटल का
या जिस तरह का इस्तेमाल किया जाता है प्लास्टिक का, वो काफ़ी लो क्वालिटी प्लास्टिक होता है। ऐसे में वो हमारे आंखों को अल्ट्रावायलेट लाइट से नहीं बचाता है, वो सिर्फ फैंसी होते हैं, ठीक है। लेकिन जो डॉक्टरी ज़्यादातर जो चश्मे होते हैं जो धूप से बचाते हैं, उन पर खास तरह की मेटल प्लेटिंग की जाती है और इस प्रोसेस को प्लाज्मा प्लेटिंग भी कहते हैं। जी हाँ, आगे जब आप प्लाज्मा के बारे में पढ़ोगे तो इसके बारे में आपको भी बताया जाएगा और अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो क्या हुआ, हम मेटल को पहले गैस में चेंज किए, गैस से फिर उसको डायरेक्ट सॉलिड में चेंज किए। अब क्या हुआ, उस ग्लास की लेयर पर ग्लास की जो परत है ऊपर जो लगी हुई, हाँ उस पर क्या हुआ, वो वेपर क्या हुआ, जम गया, सॉलिड में बदल गया, है कि नहीं। तो इस प्रोसेस को भी हम क्या कहेंगे, डिपोजिशन कह सकते हैं या डिसब्लिमेशन, है कि नहीं। इसी तरह से अब इसका इस्तेमाल यहाँ पर हुआ, इसके दो फायदे हैं। एक तो ज्यादा लाइट पड़ने पर हमारी आंखों पर उसका ज्यादा चमक नहीं पड़ेगा, ताकि अगर हम ड्राइव भी कर रहे हैं चश्मा पहनकर, तो अगर बहुत ज्यादा लाइट सामने से आती है ना, बहुत ज्यादा सामने से लाइट आती है तो हमारी आंखों पर उसका असर ना हो। और दूसरी बात, हम अल्ट्रावायलेट लाइट से भी सुरक्षित रहे, है कि नहीं। अब ठीक इसी प्रकार का प्रोसेस कैमरा की लेंस पर भी किया जाता है। हाँ, आपके मोबाइल की कैमरे पे भी इसका इस्तेमाल किया गया होगा। अब वो कैसे, अपने मोबाइल के कैमरे के लेंस को देखो, छोटा सा जो बिंदी सा लेंस होता है, हाँ, अब उस पर देखो हल्का सा नीले रंग का इफेक्ट, नीले रंग का असर होगा। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि चमक, हाँ, चमक कम से कम जाए, क्योंकि ग्लास क्या होता है, लाइट की, जब ग्लास पर लाइट पड़ती है, जब वो ग्लास लाइट के संपर्क में आता है ना, तो ऐसे में वो चमकता है। और जब वो लाइट चमकेगा, हाँ, वो जो ग्लास चमकेगा, क्योंकि लेंस भी क्या होता है, ग्लास का ही बना होता है, जब लेंस ही चमकने लगेगा तो ऐसे में जो कैमरे के जो सेंसर होंगे वो अच्छी क्लियर फोटो नहीं खींच पाएंगे और फोटो में ब्लरनेस आ जाएगी, है, काफी धुंधली फोटो आएगी। इसी को बचाने के लिए कैमरे की जो लेंस होते हैं, वो जो ग्लास जो अंदर लगा होता है कैमरे में, जो ब्लू कलर का चमकता है हल्का सा, है ना, गोल सा, देखिए ओके, उस पर क्या होता है, इसी तरह की प्लाज्मा प्लेटिंग कर दी जाती है। अब ये प्लाज्मा प्लेटिंग क्या करती है, ताकि आने वाली जो लाइट है वो चमक ना क्रिएट करें, ठीक है, ताकि चमक, जब चमकेगा नहीं वो ग्लास, वो जो लेंस होगा जो कैमरे के ऊपर लगा होगा, जब वो चमकेगा नहीं गोल, तो ऐसे में क्या होगा, जो इमेज की क्वालिटी होती है कैमरे की वो और क्लियर हो जाती है। जिससे क्या होता है, काफी मात्रा में जब लाइट अंदर जाती है तो लेंस पर ज्यादातर वो लाइट लेंस पर पड़ती है बिना चमके, जिसकी वजह से क्या होता है, इमेज की क्वालिटी काफी सुधर जाती है। तो आप समझ गए होंगे ये डीसब्लिमेशन क्या होता है, किस तरह से होता है, कैसे इस्तेमाल किया जाता है कि नहीं। इसका इस्तेमाल देखो पॉल्यूशन के रोकने के लिए किया जाता है, जैसे हमने बताया क्या, लैम्प ब्लैक में, है कि नहीं। प्लांट प्लांट भी इसका एक एग्जाम्पल हो सकते हैं, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली। क्यों, क्योंकि प्लांट में खासियत होती है क्या, एक खूबी होती है कि ये क्या करते हैं, गैस को सॉलिड में बदलते हैं। वैसे ये लिक्विड फॉर्म है, लेकिन ये क्या करते हैं, अगर आप बायोलॉजी के हिसाब से देखो तो ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ, पानी के भी मॉलिक्यूल्स देते हैं। वैसे यहाँ पे लिक्विड का भी इस्तेमाल हुआ, लेकिन काफी हद तक अगर देखा जाए तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर उसको क्या करते हैं, ग्लूकोज में चेंज कर देते हैं, है ना, पानी के साथ मिलाकर, इसकी मदद से, क्लोरोफिल की मदद से। तो यहाँ पर इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो प्लांट भी डिसब्लिमेशन का एक अच्छा एग्जाम्पल है कि नहीं। उसके अलावा अगर डिसब्लिमेशन में और भी कुछ देखा जाए तो है हमारा ड्राई आइस। जी हाँ, ड्राई आइस। अब ड्राई आइस के बारे में हमने पिछले 2 वीडियो में बताया था, तो ऐसा क्या खास बात है, देखो थोड़ा डिटेल में और जान लो। देखो ड्राई आइस हम क्या करते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको हम सॉलिड में बदलते हैं, सॉलिड में बदलते हैं कैसे, उसको कंप्रेस कर देते हैं। हमने सॉलिड सॉलिड लिक्विड और गैस पढ़ा होगा, है ना। तो सॉलिड को अगर हम लिक्विड में बदलते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, एनर्जी देनी पड़ती है, क्या, एनर्जी देनी पड़ती है, ठीक है। लेकिन अगर हमें लिक्विड को गैस में बदलना पड़ता है तो फिर हमें एनर्जी देनी पड़ती है, एनर्जी देंगे तभी ना उसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनका बॉन्ड क्या होगा, लूज होगा और वो ज्यादा दूर दूर जाएंगे। अब गैस को दोबारा लिक्विड में बदलना हो तो हमें क्या है, एनर्जी निकालनी पड़ती है। एनर्जी निकाल देने पर उनके जो मॉलिक्यूल्स होंगे जो दूर दूर है उनकी एनर्जी लूज होगी, तो उनके बीच का जो बॉन्ड होगा वो काफी मजबूत होगा, ठीक है, ये हमेशा याद रखना। और फिर और एनर्जी निकाल दिए तो वो सॉलिड में चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, गैस की एनर्जी बहुत तेजी से निकाली जाती है, ठीक है। अब इसके 2 प्रोसेस है, एक तो उसको ठंडा कर दिया जाए और दूसरा प्रेशर की मदद लिया जाए।
क्या, हाँ, प्रेशर से क्या उसको काफी जबरदस्ती कंप्रेस कर दिया जाए। आप फ्रीजर में देखे होगे, आपका फ्रिज इसका एक एग्जाम्पल है। देखो ध्यान से, फ्रीजर में एक कंप्रेसर लगा होता है जो क्या करता है, फ्रिज के अंदर जो गैस होती है, जो आइसोब्यूटेन गैस होती है, उसको कंप्रेस करता है। कंप्रेस करने का कारण, कंप्रेस करने की वजह से वो जो गैस होती है वो लिक्विड कंडीशन में चेंज हो जाती है, सॉलिड में नहीं। ठीक है, वो कंप्रेसर इतना मजबूत, इतना पावरफुल नहीं होता है कि उसको इतना कंप्रेस कर दे कि वो सॉलिड में बदल जाए। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये आसानी से किया जा सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड से, हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड को डायरेक्ट गैस से, कंप्रेसर की मदद से हम डायरेक्ट सॉलिड में चेंज कर सकते हैं प्रेशर द्वारा। और कंप्रेसर द्वारा कितनी पावर यूज की जाएगी, लगभग 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल कहाँ है, देखो इसका इस्तेमाल एक तो हम जानते हैं फिल्मों में देखो धुएं जैसा इफेक्ट, बादलों जैसा इफेक्ट देने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी सबसे बड़ी बात, मेडिकल में, हाँ, दवाइयाँ बनाने के लिए कुछ केमिकल्स को बहुत तेजी से ठंडा करना पड़ता है, तो ऐसे में ड्राई आइस एक बढ़िया ऑप्शन है। क्यों, अब क्यों, देखो यहाँ पर हम जानते हैं ड्राई आइस क्या सॉलिड फॉर्म में होता है। अब सॉलिड से इसको गैस में बदलने के लिए क्या चाहिए, सॉलिड से गैस में बदलने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी, है ना। क्यों, सॉलिड से कोई चीज गैस में बदलने के लिए एनर्जी चाहती है कि नहीं। तो ये एनर्जी लेगा। अब इसके ऊपर जो भी चीज रखी गई होगी, मान लो हम कोई दवा रख देते हैं, ठीक है, हमें इसको ठंडा करना है। हम जानते हैं कि ड्राई आइस क्या होगा, वेपर में चेंज होगा, डायरेक्ट सॉलिड से वेपर में चेंज होगा। तो ड्राई आइस क्या, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वेपर में चेंज होने के साथ साथ क्या करता है, हमारे जो ये दवा है जो इसके ऊपर रखी गई है, जो भी चीज रखी गई है, इससे एनर्जी लेगा। इससे एनर्जी लेकर ही तो वो क्या करता है, खुद वेपर में चेंज होता है ना। क्योंकि सॉलिड से कोई चीज लिक्विड या गैस में चेंज होने के लिए उसको एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है, उसको एनर्जी चाहिए होती है। अब ये कितनी एनर्जी लेगा, अपने लेटेंट हीट के बराबर। जी हाँ, लेटेंट हीट का चैप्टर नहीं देखी हो जाकर वीडियो देख सकते हो, हमने पहले ही बताया था। यहाँ पर ड्राई आइस का इस्तेमाल कूलिंग इफेक्ट के लिए किया जाता है। अब सिर्फ ड्राई आइस नहीं, बहुत सी ऐसे गैसेस हैं जिनको हम डायरेक्ट सॉलिड में चेंज करके उसका कूलिंग इफेक्ट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रीजिंग में देखो, फ्रिज में भी जो गैसेस होती हैं, ठीक है, उनका इस्तेमाल देखो, उनको लिक्विड स्टेट में ही चेंज कर दिया जाता है, उनको हम डायरेक्ट सॉलिड में चेंज नहीं कर पाते। क्यों, क्योंकि बहुत सी ऐसी गैसेस हैं जिनको बहुत हाई प्रेशर चाहिए होता है, हाँ, बहुत हाई प्रेशर चाहिए होता है उनको कंप्रेस करने के लिए। तो ये काफी हद तक खतरे वाला काम है। क्यों, फैक्ट्रियों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं हमारे वैज्ञानिक, वो लैब में इस खतरे को उठा सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं चाहेंगे कि आपके घर में ऐसा कोई कंप्रेसर हो जो कभी भी फट सकता हो, है ना, तो इसके लिए जो फ्रीजर का, जो हमारा फ्रीजर होता है, ठीक है, फ्रिज, उसका जो कंप्रेसर होता है वो इतना मजबूत नहीं होता है, ठीक है, इतनी पावरफुल क्वालिटी का नहीं होता है कि वो किसी भी गैस को कंप्रेस कर सके। इसीलिए उसमें आइसोब्यूटेन गैस इस्तेमाल की जाती है, जिसकी वजह से वो डायरेक्ट क्या हो, बहुत आसानी से वो कंप्रेसर उसको देखो गैस से लिक्विड में चेंज कर ले। लेकिन गैस से लिक्विड में, याद रखो, गैस से कोई चीज अगर लिक्विड में चेंज होती है तो वो क्या होता है, उसका एनर्जी निकालनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पर वो प्रेशर का इस्तेमाल कर रहा है ना, प्रेशर का इस्तेमाल कर रहा है, इसीलिए ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक, जिससे एनर्जी निकलती है। याद रखो, कंप्रेसर आपने देखा होगा ना, फ्रिज के पीछे पतली 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 जालियां लगी होती है, वो किस लिए होती है, ताकि वो हीट को निकाल सके बहुत तेजी से। क्योंकि जब गैस को वो कंप्रेसर क्या होता है, कंप्रेस कर रहा होता है, गैस को लिक्विड में बदल रहा होता है, तो वो काफी ज्यादा मात्रा में एनर्जी को निकालता है बहुत तेजी से, जिसके वजह से गैस लिक्विड में बदल पाता है। ठीक यही प्रोसेस अगर हम कोई कंप्रेसर ऐसा ले लें जो गैस को डायरेक्ट सॉलिड में बदल रहा हो, तो वो भी यही करेगा, उससे भी क्या होगा, एनर्जी निकलेगी। मतलब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्या, एक्सोथर्मिक। और यहाँ पर क्या है, एनर्जी दी जाती है, ये एंडोथर्मिक है, ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन जिसमें एनर्जी दी जाए, ठीक है। और एक्सोथर्मिक जिससे बाहर निकले, एक्सो का मतलब बाहर निकलना होता है, कि हमेशा याद रखना, ठीक है। अब कोई चीज यहाँ पर देखो सॉलिड से वेपर में बदल रही है, तो ये हमेशा याद रखना कि वो अपने लेटेंट हीट के बराबर एनर्जी पहले लेगी। क्यों, क्योंकि सॉलिड से गैस में बदल रहा है, सॉलिड से गैस में बदल रहा है, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक मतलब वो एनर्जी लेगा। अब एनर्जी किससे लेगा, अपने आसपास कोई भी मीडियम हो। अगर डायरेक्ट हम सॉलिड आइस ऐसे रख दें, हाँ, सॉलिड आइस ऐसे रख देते हैं या ड्राई आइस रख देते हैं, तो वो हो सकता है हमारे हाथ से एनर्जी ले। क्यों, यहाँ पर सबसे गर्म मीडियम क्या है, हाँ, हमारा हाथ होगा। क्यों, एनर्जी का ट्रांसफर हाई से लो की तरफ होता है, जो भी चीज ज्यादा गर्म होगी उससे वो एनर्जी ले लेगा। और कितनी एनर्जी लेगा, अपने लेटेंट हीट के बराबर, ठीक है। तो अब आपको लगता है, सॉरी, अब हमें लगता है कि आपको पूरी तरह से
डीसब्लिमेशन समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये प्रोसेस अच्छा लगा और समझ में आया और आप अब तक ये इतनी सारी बोरियत हमारे लेक्चर को बर्दाश्त करते हुए पूरा लेक्चर देख चुके हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, हर बार लेक्चर देखने के बाद थोड़ी देर के लिए अपनी आंखों को आराम दिया कीजिए। क्यों? क्योंकि लगातार मोबाइल या लैपटॉप पर जिस पर भी आप ये वीडियो देख रहे हो, हाँ, ज्यादातर देखने से हमारी आंखों पर थोड़ा उसका असर होता है, जिसकी वजह से अगर आप हर 10 या 20 मिनट का वीडियो, अगर आप या आधे घंटे का भी वीडियो देखने के बाद कम से कम 15 मिनट, जी हाँ, कम से कम 15 मिनट के लिए अपनी आंखों को धोकर थोड़ा आराम कर लीजिए। इससे क्या होगा, आपकी आंखों पर ज्यादा जोर नहीं पड़ेगा। ठीक है? और हाँ, जाते जाते अगर थोड़ा सा लेक्चर अच्छा लगा हो और नया सीखने को मिला हो तो रेटिंग देना मत भूलिएगा आईबोर्ड में। धन्यवाद।